नमस्कार, आपका स्वागत है तेजूज़ स्टोरी बुक कॉर्नर में। आज हम अतुल कुमार राय जी की लिखी उपन्यास चांदपुर की चंदा पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। जनवरी 2006। घड़ी सुबह के 7 बजा रही है। घने कोहरे में सिमटकर बलिया रेलवे स्टेशन सफ़ेद पड़ गया है। 2 दिन से दिल्ली मुंबई जाने वाली गाड़ियां 10-10 घंटे की देरी से चल रही हैं। इस कारण बहुत सारे यात्री परेशान हैं, तो कुछ यात्री अभी भी प्लेटफॉर्म की तरफ टकटकी लगाए देख रहे हैं। कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। चारों तरफ गलन से भरा एक ठंडा सन्नाटा है, जो वक्त के साथ फैलता ही जा रहा है। इधर प्लेटफॉर्म नंबर 2 से आती "ए चाय गरम" की आवाज़ इस सन्नाटे को चीर रही है। तब तक पूछताछ केंद्र पर हलचल होने लगी। 2-4 यात्री उठ खड़े हुए। उनको देखकर बाकी लोग भी खड़े होने लगे। अचानक सूचना प्रसारण यंत्र में किसी ने जोर की फूंक मारी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, जयनगर से चलकर नई दिल्ली को जाने वाली स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ये सुनते ही चारों ओर हल्ला शुरू हो गया। गाड़ी का इंतजार करके थक चुके सारे यात्री अपने अपने स्वेटर, मफलर, अटैची, बक्सा, गठरी, झोला, कंबल ठीक करने लगे। देखते ही देखते कोहरे को चीरकर धुआं उड़ाती सीटी बजाती स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी हो गई। गाड़ी खड़े होते ही जनरल बोगी से लड़खड़ाते हुए 5 अधेड़ नुमा युवक उतर रहे हैं। पांचों की उम्र 25 से 30 के बीच है। सबके हाथों में झोले और पैरों में गोल्ड स्टार के जूते हैं। मुंह से गुटखा टपक रहा है और आंखों तक लटकती जुल्फों से रूसी झड़कर जैकेट पर गिर रही है। पांचों को गौर से देखने पर यकीन हो जाता है कि इस देश में सिर्फ ठंड ही नहीं, बल्कि बेरोजगारी और महंगाई भी काफ़ी बढ़ गई है। और सरकार को सबसे पहले युवा कल्याण मंत्रालय और मद्य निषेध मंत्रालय को एक में मिला देना चाहिए, क्योंकि जिस दिन ठीक से मद्य निषेध हो गया, उस दिन युवा कल्याण अपने आप हो जाएगा। थोड़ी देर में पांचों लड़के आंख मलते हुए स्टेशन के बाहर आ गए। बाहर आते ही आपस में विचार विमर्श होने लगा। सबसे होशियार दिखने वाले एक लड़के ने गुटखा थूक कर कहा, "बोंधु, आमादेर स्टेशनटा पोच्छेनु छोटू गेचू।" "चुप करो दादा, वहाँ गाड़ी का स्टॉपेज ही नहीं था तो कैसे उतर जाते? यहाँ से हम लोगों को रिजर्व ऑटो पकड़ के चलना पड़ेगा।" ऑटो का नाम सुनते ही पांचों ने झोला उठाकर ऑटो स्टैंड की तरफ कूच किया। इधर सुबह से सूने पड़े ऑटो स्टैंड पर भारी भीड़ उमड़ रही थी। ट्रेन से उतरे सारे यात्री ऑटो में बैठकर हवाई जहाज की स्पीड से जल्दी जल्दी घर जाना चाहते थे। इस कारण ऑटो स्टैंड का माहौल मछली बाजार बन गया था। लेकिन इस बाजार से दूर एक दारू की दुकान के सामने खड़े होकर 2 ऑटो वाले बड़े ही निर्विकार भाव से खैनी बना रहे थे। पांचों लड़कों को देखते ही उनके हाथ रुक गए, भौहें तन गईं और मुंह से निकला, "रिबित्तन का रे, ई सब ऑर्केस्ट्रा वाले हैं का भाई? लग तो इहे रहा है भाई, इसरवा लगन शुरू होते ही मेहरारू लइका लेकर बंगाल से बलिया चले आते हैं, फिर पूरे लगन उनको रूपश्री प्रधान ऑर्केस्ट्रा में नचवाते हैं और अपने सामियाना में सूत कर लइका खिलाते हैं। बक्का बोका, ये सब मालदा जिला वाले मजदूर हैं। बलिया छपरा रेल लाइन पर काम चल रहा है, देखे नहीं हो का? जाकर पूछो तो।" ऑटो वाला आगे बढ़कर पूछने लगा, "कहाँ जाना है दादा?" "कहीं नहीं जाना।" "बांसडीह कचहरी मनियार?" "ना।" "नरही भरौली बक्सर?" "ना दादा।" "खिजड़ी खड़सरा सिकंदरपुर?" "ना।" "तब गाजीपुर मऊ आजमगढ़ देवरिया गोरखपुर सिवान छपरा बक्सर आरा भभुआ मोहनिया रोहतास?" "नहीं भाई, बस करो।" "तब कहीं तो जाएंगे कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का डिब्बा गिनने आए थे?" "1 मिनट रुको, पढ़ो जी का लिखा है।" पांचों में सबसे पढ़ाकू दिख रहा एक लड़का कागज निकालकर पढ़ने लगा, "चांदपुर।" "वाह!" चांदपुर का नाम सुनते ही ऑटो वाले का सूखा चेहरा चांद जैसा खिल गया। उसकी आंखें इन पांचों दिव्य मूर्तियों का गहन निरीक्षण करने लगी। मन में शंख बजने लगे।
चित्त में सुगंधित अगरबत्तियां जलने लगीं और दिल से आवाज़ आने लगी, जय हो भिरहू बाबा, सुबह सुबह क्या टाइम भेजा है आपने। लेकिन मौके की नज़ाकत को समझकर उसने उत्तेजना भरी आवाज़ को अपनी जेब में छिपाकर पूछा, आप लोगों को मैनेजर साहब के यहाँ जाना है क्या दादा? एक ऑटो वाले के मुंह से मैनेजर साहब का नाम सुनते ही पांचों लड़के अवाक होकर एक दूसरे को देखने लगे। किसी ने कुछ नहीं कहा, सब सुन्न पड़ गए। ऑटो वाला मामले की गोपनीयता को झट से समझ गया। उसने दांत चियारते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम सब समझते हैं। वैसे जब चांदपुर ही जाना था तो बलिया स्टेशन नहीं आना चाहिए था। सहतवाड़ रेलवे स्टेशन पर उतर जाते, वहाँ से घोड़ा घारी सब पर सवार होते और सीधे चंदपुर चले जाते। वो सब छोड़ो, तुम बताओ, तुमको चांदपुर चलना है कि नहीं? काहे नहीं चलना है, आप आदेश तो करिए। कितना लोगे, कितना देंगे? थोड़ी देर में मोल भाव होने लगा। इधर ठंड बढ़ती जा रही थी और ट्रेन चले जाने के बाद ऑटो स्टैंड के आसपास की भीड़ भी कम होती जा रही थी। 10 मिनट बाद आखिरकार ऑटो वाला विजयी मुद्रा में आकर बोला, देखिए दादा, फाइनल बात, राम राम का बेरा है, ठंड देख रहे हैं ना, हाथ काम नहीं कर रहा है। विश्वकर्मा छू रहे हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, 500 से 5 पैसा कम नहीं होगा। पांचों में से तेज तर्रार दिखने वाले एक लड़के ने कहा, 400 देंगे, चलो वरना जाओ। जाओ सुनते ही जैसे जाल में फंसी हुई मछली के जाल से निकल जाने पर मछुआरा तड़पता है, वैसे ही ऑटो वाला तड़पने लगा। ए दादा, अरे राम राम का बेरा, नाराज नहीं होते, आपको हम मैनेजर साहब के घर छोड़ेंगे, घर नहीं होंगे तो उनके स्कूल पर छोड़ेंगे, अगर स्कूल नहीं छोड़े तो आपका जूता मेरा सर, समझें? औसत भारतीय की तरह जूते वाली बात पांचों लड़कों को तुरंत समझ में आ गई। कुछ देर तक अपने फटे जूते की तरफ देखकर पांचों में से एक ने कहा, ठीक है तब चलो। पीछे सामान रखो दादा। ना ना, हम लोग सामान साथ लेकर बैठेंगे, इसमें बहुत ज़रूरी सामान है। ठीक है दादा, जैसी मर्जी। इतना कहकर ऑटो वाले ने मन ही मन गरियाते हुए पगड़ी टाइट बांधी, मुंह में गुटखा डालकर निरहुआ का गाना बजाया, स्टीयरिंग को सुबह का तूफानी नमस्कार किया और चलने लगा। इधर सड़क पर 10 मीटर के आगे कुछ दिखता नहीं था। बिना डीपर के चलना मुश्किल हो रहा था। इसी मुश्किल में अखबार वाले, दूध वाले, ट्रेन पकड़ने वाले और कोचिंग पढ़ने वाले इक्का दुक्का लोग आ जा रहे थे। थोड़ी देर में ऑटो शहर के बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही पांचों लड़कों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। उनके चेहरे भय से सिकुड़ गए। एक लड़का अपने मोबाइल को बार बार कान से हटाकर सटाता रहा। बाकी चारों कौतुक भरी आंखों से बलिया जनपद को देखते रहे। 10-15 मिनट तक ऑटो में शांति पसरी रही। कोई किसी से बोलता नहीं था, बस मफलर को कान के पीछे कर लेता था। अचानक सबसे किनारे बैठे एक अधेड़ लड़के ने मुंह में मफलर हटाकर साइड मिरर में झांकते हुए ऑटो वाले से पूछा, भाई साहब, क्या आप सच में मैनेजर साहब को जानते हैं? जानते हैं? क्या बात की हैं आप दादा, मैनेजर साहब के लड़के हैं डब्लू नेता, हम उनके खास आदमी हैं। और उनके कॉलेज में मास्टर है मनोहर मास्टर, वो हमारे खास आदमी हैं, इससे ज़्यादा क्या कहें। चलिए रहे हैं, देख लीजिएगा। डब्लू नेता का नाम सुनने के बाद पांचों ने एक एक गहरी सांस ली। ऑटो वाले ने गियर बदल लिया और साइड मिरर साफ करते हुए बोला, दादा, एक पैसा का टेंशन मत लीजिए, जहाँ मैनेजर साहब का घर है ना, उसी चट्टी पर तो हमारे भैया बिजली मिस्त्री हैं, किसी से पूछिएगा, फूकन मिस्त्री का नाम, चांदपुर का बच्चा बच्चा जानता है उनको। ऑटो वाले के धड़ाधड़ जवाब से पांचों यात्रियों को थोड़ा आश्चर्य हुआ। इस आश्चर्य में थोड़ी देर फिर चुप्पी रही। निरहुआ का गाना भी बंद हो गया, लेकिन ऑटो वाला साइड मिरर में सबका चेहरा पड़ता रहा और मन ही मन मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अपने रूखे चेहरे पर आत्मीयता का क्रीम पोतकर पूछा, दादा एक बात पूछें? हाँ हाँ पूछो। आप लोग बंगाल से यूपी बोर्ड का फॉर्म भरने आए हैं का? इस सवाल के बाद तो पांचों लड़के एक दूसरे का मुंह देखने लगे। समझ में नहीं आया कि क्या कहें, कैसे कहें। तब तक सबसे किनारे बैठे एक लड़के ने लजाते हुए मामला संभाल लिया। हाँ, 12वीं का फॉर्म, किसी से कहिएगा मत, डब्लू भैया मना किए हैं। अरे सरकार, यही बात आप लोग पहले कहे होते कि यूपी बोर्ड का फार्म भरने आए हैं,
तब्बे से न जाने का दिस दैस बतिया रहे हैं। टेंशन मत लीजिए, हम भी परियार साल उसी कॉलेज में इंटर पास हुए हैं। उसी कॉलेज से? सच में? पांचों लड़कों ने चेहरा सिकोड़ कर एक साथ पूछा। तब क्या? जानते हैं हमारा कितना परसेंट था? सबसे अधेड़ दिखने वाले लड़के ने पूछा। कितना परसेंट था? देखिए, जिस दिन से साइंस का पेपर था उसी दिन तो हमारी भैंस बिया गई थी। हम परीक्षा में बैठ ही नहीं पाए थे। हमारी जगह हमारे बड़के भैया का छोटवा सारवा परीक्षा दिया, इसलिए 65% आया। नहीं तो ये बूझिए कि हमारा 75 से ऊपर हेल गया था। अचानक पांचों लड़कों के चेहरे पर हंसी तैर गई। इस बार हंसी का आकार लंबवत न होकर आयताकार हो गया। ऑटो वाला तीर सही जगह लगने की खुशी में गाना भोजपुरी से बदलकर हिंदी कर दिया। दिल दीवाना ना जाने कब खो गया। इधर सामने सड़क पर सुनहरी धूल उड़ रही थी और दूर देश से आए इन अजनबियों की आंखें अब सड़क किनारे उगे सरसों, मटर, चना के फूलों को देख रही थी। सामने गेहूं के खेत हवा में हिल रहे थे और आसमान से सूरज थोड़ा थोड़ा झांकने लगा था। तभी पीछे बैठे लड़की की नोकिया मोबाइल पर रिंगटोन बज उठा। इश्क दी गली विच नो एंट्री। उसने झट से कान में सटाकर कहा, हेलो हेलो डब्लू भैया, आवाज़ आ रही है? हेलो हेलो, हम भोर से ही आपको कॉल कर रहे हैं। हम लोग आ रहा, गाड़ी मिल गया है, छपरा में गाड़ी से उतरा, हम लोग बलिया वाली एक्सप्रेस पकड़ लिया। हेलो भैया हेलो। ऑटो वाले ने गाने की आवाज़ कम कर दी और पूछा, टोल भाग गया का जी? हाँ दादा। आपका बीएसएनएल है कि हच है? बीएसएनएल है। तब मैं न भाग गया। हच लीजिए हच, एकदम गज गज चढ़ता है। इस बात पर पांचों लड़के मुस्कुराने लगे। इधर सूरज भगवान की कृपा से कोहरा कुछ कम हो गया। ऑटो वाले की स्पीड बढ़ गई। सामने से आ रहे एक दूध वाले की साइकिल से टकराने के बाद माँ बहन की 2-4 खतरनाक गाली सुनकर उसने कहा, वैसे दादा जानते हैं, पिछले साल तो पंजाब, नेपाल, हरियाणा से 1 दर्जन स्टूडेंट परीक्षा देने चांदपुर आया था। सबके रहने, खाने, आने जाने से लेकर पान, तंबाकू और गुटवा की व्यवस्था हम ही किए थे। वो सब लोग फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया था। अभी भी हमको फ़ोन करता है। इस बार भी बोर्ड परीक्षा में हम ही ड्यूटी करेंगे। आप लोगों को भी कौनो प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ये बुझिए कि अपने घर का कॉलेज है। ऑटो वाले की इस बड़ी सी आश्वस्ति के बाद पांचों लड़कों के चेहरे की सिकन कुछ कम हो गई। सब जान गए कि यह ऑटो वाला पहुंचा हुआ फकीर है। दूसरी बात ये कि अनजान जगह पर मौन रहना भीतर के डर को बढ़ाता है, इसलिए बात चाहे कितनी भी फालतू क्यों ना हो, करते रहनी चाहिए। फिर तो पांचों लड़के सामान्य हो गए। किसी ने ऑटो वाले से पूछा, आपका नाम क्या है? ऑटो वाले ने गियर बदल कर कहा, स्कूल का नाम तो गोवर्धन है दादा, लेकिन चांदपुर में सब बित्तन कहते हैं। किसी ने पूछा, भैया कल शाम को हम लोग फॉर्म भर कर फिर अपने घर चले जाएंगे, आप स्टेशन छोड़ देंगे ना? क्या बात किए, स्टेशन क्या चीज़ है? कहेंगे तो कलकत्ता छोड़ देंगे। हर साल चांदपुर का फजूली बैंड पार्टी का नचनिया लाने हम ही तो कलकत्ता जाते हैं। जानते हैं, पिछले साल जो नचनिया आया था उस साल आज भी हमको कहीं देखता है तो चुम्मा देकर आई लव यू बोलता है। लेकिन ये सब लसर घंट से हम दूर रहते हैं। बदनामी ना होता है जी, अगले साल ब्याह करना है। पांचों लड़के हंसने लगे, लेकिन ब्याह का नाम सुनते ही सबसे अधेड़ दिखने वाले लड़के ने पूछा, भैया हमारा भी शादी नहीं हो रहा है, किसी तरह से इस साल इंटर पास करना ज़रूरी है। ये बताइए, सच में यहाँ परीक्षा में नकल करने की सुविधा मिलता है? ऑटो वाले ने आंखें चौड़ी करके बताया, अरे महाराज, जो स्टूडेंट बलिया जिला में हाई स्कूल इंटर पास नहीं होगा उसको तीनों त्रिलोक 14 भुवन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी पास नहीं करवा सकते हैं। और सुविधा तो इतना है कि बस सुविधा शुल्क दीजिए और ब्लैक बोर्ड पर पेपर हल कर दिया जाता है, छाप लीजिए। लिख नहीं सकते हैं तो पैसा दीजिए और अपने चुपचाप बैठे रहिए, कापी आपकी लिखा जाएगी। माने बूझिए कि मैनेजर साहब देवता आदमी हैं, देवता। हर साल 100-150 आप जैसे बुजुर्ग छात्रों को हाई स्कूल इंटर पास करवाते हैं। बित्तन के इस बात ने जादू का काम किया। पांचों लड़के एकदम ढीले पड़ गए। 1-2 लोगों ने अंगड़ाई और
जम्हाई लेनी शुरू कर दी, मानो अब तक का सारा तनाव छूमंतर हो गया हो। तब तक अचानक ऑटो की स्पीड को पीडब्ल्यूडी के ठेकेदारों ने नाकाम कर दिया। ऑटो गड्ढे की संगति पाकर हिचकोले खाते हुए मध्य लय में कत्थक करने लगा। एक लड़के ने जम्हाई खत्म करते हुए पूछा, दादा अब चांदपुर कितना दूर है? ऑटो वाले ने झट से ब्रेक मार दिया और एक पान की गुटकी तरफ देखकर कहा, भैया एक पान खा लेंगे तो 1 किलोमीटर और नहीं खाएंगे तो 3 किलोमीटर तो मान कर चलिए। पीछे बैठे पांचों लड़के फिर मुस्कुरा उठे। उधर टूटे फूटे रास्तों और झाड़ियों के बीच कोहरे से झांकता हुआ वह 1 मील का पत्थर दिखने लगा जिस पर लिखा था चांदपुर 1 किलोमीटर। थोड़ी देर बाद उसी पत्थर के सामने एक आदमी आया और लोटा लेकर बैठ गया। पांचों लड़कों ने गुमटी की तरफ मुंह फेर लिया। उन्होंने देखा पान वाला अब चूना लगा रहा है और बगल में एक साइकिल वाला मोटरसाइकिल का पंचर बना रहा है। इधर घड़ी 8:30 बजा रही है। सूरज अब आसमान में साफ साफ दिखने लगा है। सामने एक पुल पर कुछ लड़के बैठकर ट्यूशन जाती लड़कियों को ताड़ रहे हैं। 4 लोग एक भैंस और पाड़ी को पकड़कर जबरदस्ती खींच रहे हैं। इसी बीच एक साइकिल झट से गुजरी। साइकिल सवार को देखते ही पान की गुमटी से ऑटो वाला खड़े खड़े चिल्लाए, देखिए दादा देखिए, वही मनोहर मास्टर हैं, मैनेजर साहब के यहाँ आ जा रहे हैं। वही आप लोगों का फॉर्म भरेंगे और वही परीक्षा में आप लोगों की कॉपी लिखेंगे। ये सुनते ही पान की दुकान वाला हंसने लगा। पंचर बनाने वाला मुस्कुरा उठा। पांचों लड़के दूर जाती हुई उस साइकिल को आंखें फाड़ कर देखने लगे। उनकी आंखें उत्साह से चमक उठीं। बित्तन पान खाकर टॉप गियर लगा दिया। ऑटो फिर दौड़ने लगी। देखते ही देखते आंखों के सामने हजारों एकड़ में फैले गेहूं और सरसों के लहलहाते खेतों का नयनाभिराम दृश्य नृत्य करने लगा। पांचों लड़कों का दिल चांदपुर को देखने के लिए बेताब हो उठा। इस कहानी का भाग 1 यहीं ख़त्म होता है और इस वीडियो में हम बस भाग 1 ही पढ़ेंगे। अगर आपको कहानी आगे सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।